मेरा नाम दिशा है। आज मैं आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने बहुत इज्जत के साथ की थी। शादी के शुरू के दिनों में ही मेरी सास मुझसे कहने लगी कि दिशा, आज खाना तुम बना लेना। और फिर जब वापस मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पति ने भी यही कहा कि आज खाना तुम बना देना। दोनों के मुंह से एक ही बात सुनकर मैं चिढ़ गई थी, मगर मैंने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे गुस्सा आ गया है। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर के अलावा मेरी जेठानी और मेरे पति रहते थे। मेरे जेठ दूसरे शहर में काम किया करते थे और मेरी जेठानी घर में ही रहती थी। मेरी शादी से पहले यहाँ पर जेठानी ही खाना बनाया करती थी। मेरी जेठानी का नाम भावना था। उनकी शादी को काफ़ी साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके पास कोई औलाद नहीं थी। मैंने अपने पति से कहा कि यहाँ का खाना तो भाभी बनाती हैं, उन्हें सबकी पसंद के बारे में अच्छी तरह से पता है, फिर मैं आप लोगों की पसंद का खाना कैसे बना सकती हूँ। मैंने बहुत तसल्ली और प्यार के साथ अपने पति से ये बात कही थी, मगर मेरे पति ने इस बात को सुना ही नहीं। मेरे पति का नाम रजत था। उनका मूड देखकर ऐसा लगता था जैसे वो काफ़ी खामोश से रहते हैं। मैंने हिम्मत करके अपने पति से फिर से एक बार यही बात कही और कहा कि रजत, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, कम से कम मेरी बात का जवाब तो दे दो। इस बात पर वो गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए एकदम सीधे हो गए और गुस्से में कहने लगे कि जब मैंने तुमसे कह दिया कि आज खाना तुम बनाओगी तो बार बार एक ही बात को क्यों दोहराए जा रही हो। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुमसे शादी करने पर मैं पहले ही बहुत पछता रहा हूँ। रजत मुझसे बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। मैं कुछ भी किए बिना ही कमरे से चली गई और किचन में जाकर काम में लग गई। पूरा किचन उलट पुलट पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर खाना नहीं बनेगा। मैंने दाल पकाने के लिए चूल्हे पर रख दी और रोटियां बनाने लगी। साथ साथ मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। कितना अरमान था मुझसे शादी करने का, मगर शादी करने के बाद मेरी किस्मत ऐसी निकलेगी मुझे नहीं पता था। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, जो मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक ऐसे परिवार में कर दी। मेरे पति ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बस मामूली सी नौकरी करते थे। तब भी मेरे माता पिता ने मुझ जैसी पढ़ी लिखी को ऐसे अनपढ़ आदमी के हवाले कर दिया था। इससे अच्छा तो वो पड़ोस वाला लड़का था जिसने अपने लिए मेरा रिश्ता भेजा था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट करके अपने माता पिता से उसके रिश्ते से इनकार कर दिया था। मेरी नाक पर अकड़ बैठी हुई थी और वो बेचारा रो रो कर अपनी फीलिंग्स मेरे सामने जाहिर कर रहा था। खाना बनाते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मैं डर डर कर सब कुछ बना रही थी। अभी तक मैंने अपनी ससुराल में खाना नहीं बनाया था। अभी मेरी शादी हुई सिर्फ 4 दिन ही तो हुए थे। अभी तो मैं नई नई दुल्हन थी। खाना बनाकर जैसे ही मैं बाहर निकली तो मैं जेठानी को ढूंढने लगी, लेकिन पूरे घर में वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं कौन से बिल में छुपी बैठी हैं। मुझे अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आता था। वो मुझ पर मेरी सास की तरह रौब दिखाती थी। न जाने वो अपने पति के साथ ही क्यों नहीं रहती थी। सारी जिंदगी मुझे इस औरत को अपने घर में बर्दाश्त करना पड़ेगा। पति तो दूसरे शहर में रहता है, लेकिन खुद यहाँ पर ना जाने क्यों रहती है। ऊपर से इसके हिस्से के काम भी मुझे ही करने पड़ेंगे। अभी मैं अपनी जेठानी के बारे में ऐसा सोच ही रही थी जब बाहर का दरवाज़ा खुला और मेरी जेठानी हाथों में शॉपिंग बैग लेकर मुस्कुराती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी, क्योंकि मैंने अपनी जेठानी को जब से मैं आई थी अभी तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब तो वो मुस्कुराती हुई नज़र आ रही थी, वरना तो वो हर टाइम उसकी शक्ल गुस्से से भरी रहती थी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनकी तरफ देखते हुए उनसे पूछा, भाभी सब ठीक तो है? आप बहुत खुश नज़र आ रही हो, आखिर किस बात पर इतना मुस्कुरा रही हो? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि हाँ दिशा, खुश तो मैं बहुत हूँ। चलो आओ, पहले मैं तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाऊं, फिर कुछ और बातें करेंगे। आखिर अब ये जो भी खिचड़ी पक रही थी, इसे चखने के लिए मुझे अपनी जेठानी के साथ जाना पड़ा। कुछ ही देर में हम दोनों जेठानी के कमरे में बैठ गए थे। वो मुझे अपनी शॉपिंग का सामान दिखा रही थी। जैसी मेरी जेठानी की शक्ल थी उस हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता था कि उनकी पसंद अच्छी होगी, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपना सामान दिखाया तो उनकी पसंद बिल्कुल ही अलग थी, बल्कि बहुत अच्छी और शानदार पसंद थी, जो कि शॉपिंग की एक चीज़ से साफ नज़र आ रही थी। मैंने अपनी जेठानी से पूछा, पहले आप मुझे अपने खुश होने की वजह बताइए, क्योंकि जिस दिन से मैं शादी करके आई हूँ उस दिन से मैंने अभी तक आपको इतना खुश नहीं देखा जितना आप मुझे अब लग रही हो। इस बात पर मेरी जेठानी कहने लगी कि हाँ दिशा, जब दिल ही मर जाए तो कहाँ ये सब कुछ अच्छा लगता है। बस ये सब कुछ मेरे देवर की मेहनत का नतीजा है। बस 2-3 दिन बाद मैं अपने पति के पास जा रही हूँ।
मेरे पति अकेले ही मुझे छोड़कर चले गए थे। अब उन्होंने मुझे खुद ही अपने पास बुलाया है। वो मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते थे। कल उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रहा, अब मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। और फिर मुझे रजत ने भी कह दिया है कि भाभी, आपको भैया के बिना नहीं रहना चाहिए, आपको उनके पास चले जाना चाहिए। फिर मैंने अपनी जेठानी से पूछा कि भाभी, आपके बच्चे अभी तक क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके पति और उनके बीच बच्चे ना होने पर ही झगड़ा रहता था। मेरी जेठानी के बच्चे नहीं थे। उनकी शादी के 10 साल के बाद भी कोई औलाद नहीं हुई थी, तो इसलिए उनके पति उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर दूसरे शहर नौकरी करने के लिए चले गए थे। मुझे तो लगता था कि भाभी सारी उम्र अपने पति के बिना ही यहाँ पर गुजारेंगी, जबकि मेरी सास ने कभी उनको इस बात का ताना नहीं दिया था। आखिरकार मेरी जेठानी को मेरी सास बहुत प्यार से ब्याह कर जो लाई थी। मेरी सास ने अपने बेटे का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। मेरी जेठानी मेरी सास की सहेली की बेटी थी और वो अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। उनके माता पिता भी काफ़ी सालों पहले गुजर चुके थे, इसलिए इस दुनिया में उनका ससुराल वालों के अलावा कोई नहीं था। न जाने क्यों मुझे अपनी जेठानी से बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन अब उनकी ये बात सुनकर मुझे सुकून मिल गया था, क्योंकि अब वो अपने पति के पास जाने वाली थी और अब इस घर में सिर्फ मेरा राज ही चलने वाला था। इस बात ने मुझे अंदर तक खुश कर दिया था। मैंने खुश होकर अपनी जेठानी को बधाइयाँ दी और जैसे ही अपने कमरे से बाहर जाने लगी, तभी मेरी जेठानी ने मुझे रोक लिया और एक लाल रंग की बहुत ही प्यारी सी साड़ी मुझे गिफ्ट करने लगी। मैंने उनसे बहुत मना किया, मगर वो जिद कर रही थी, तो इसीलिए मुझे वो साड़ी लेनी पड़ी। मगर सच कहूँ तो मेरा उस साड़ी पर बहुत दिल आया हुआ था, क्योंकि वो रेड कलर की साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। 1-2 दिन के बाद मेरे पति ने मेरी जेठानी को रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया। उसके बाद वो अपने पति के पास चली गई। उनके जाने के बाद घर में मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर ही बचे थे। इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली थी कि इस पूरे घर पर अब मेरा राज चलने वाला था। मैंने अपनी जेठानी की दी हुई साड़ी को पहन लिया। मैंने जब जेठानी की दी हुई साड़ी को पहना तो मेरे पति ने बड़ी हैरत से मुझसे पूछा कि ये साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने मुस्कुराते हुए बताया कि ये साड़ी मुझे भाभी ने दी थी। तो इस बात पर वो खुश होने के बजाय अजीब से मूड में हो गए थे और अपने माथे पर बल चढ़ाते हुए कहने लगे कि आइंदा भाभी के दिए हुए कपड़ों को पहनने की या उनकी दी हुई कोई भी चीज़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही पहनना जो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। तुम्हारे सारे खर्चे उठाना मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। चलो जाओ, अब कपड़े चेंज करके आओ। अपने पति की ये बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके बदले में मेरी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। मैंने किस्मत के फैसले को चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने अपने पति से कहा, रजत, लेकिन मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। भाभी ने इतने प्यार और खुशी से मुझे ये साड़ी गिफ्ट की थी। मेरे ऐसा कहने पर पहले तो रजत गुस्सा करने लगे, फिर उसके बाद अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए मुझे प्यार से अपने करीब बैठा लिया था और कहने लगे कि देखो, जिस बात को मैं एक बार मना कर दूं, तुम उस बात की ज़्यादा जिद मत किया करो। बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। मैंने ठीक है कहते हुए सर हिला दिया तो वो मुझसे कहने लगे कि अब ये कपड़े चेंज कर लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कल खुद तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी साड़ी लेकर आ जाऊँगा और अब ये साड़ी उतार कर मुझे दे दो। अगर वो गुस्से से कहते तो शायद हम दोनों की बहस हो जाती, मगर जब रजत ने मुझसे प्यार से बात की तो मैं भी आराम से उठकर कपड़े चेंज करने चली गई थी। कुछ देर बाद मैंने वो रेड वाली साड़ी एक पॉली में करके अपने पति को दे दी थी। रजत ने चुपचाप वो पॉली अपने पास रख ली थी। अगले दिन मैं हैरान रह गई जब उन्होंने एक नया शॉपिंग बैग मेरे हाथ में लाकर दे दिया। मैंने उस बैग को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक नई साड़ी थी, मगर उस साड़ी को देखकर मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि वो साड़ी बहुत चमकीली और भड़कीली थी। ऐसे कपड़े तो मैं दूसरों को पहना हुआ तक देखना पसंद नहीं करती थी, तो खुद ये कपड़े कैसे पहन सकती थी? और इसे इतनी गर्मी में सितारे मोती की कड़ी हुई साड़ी देखकर मुझे बहुत अजीब अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर मुझसे कहने लगे, मुझे पता था तुम्हें ये साड़ी बहुत पसंद आएगी, चलो अब जल्दी से ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने अपने पति से कहा, ठीक है, बाद में पहन लूँगी। वो कहने लगे कि हाँ, पहन ज़रूर लेना। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए। मैं भी चुपचाप अपने कामों में बिजी रहने लगी थी और मैंने उस साड़ी को दोबारा खोलकर तक नहीं देखा था। रजत मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए वो साड़ी कितने शौक से लाया था। मैंने अपने पति से बहाना बना लिया कि अभी उस साड़ी पर फॉल लगनी है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं उसकी फॉल नहीं लगा पा रही।
रजत ने चुपचाप उस साड़ी के बैग को अलमारी से निकाल लिया और घर से चले गए। उनके जाने के बाद मैं परेशान हो गई थी कि कहीं अब वो मुझसे नाराज नहीं हो गए हों। आखिर मैं पछतावा कर रही थी कि अगर मैं साड़ी पहन ही लेती तो क्या हो जाता। वैसे भी घर में कौन सा किसी ने देखनी है, बस पति का दिल बहल जाता। मगर मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी। अब मैं खुद को कोस रही थी। रात को जब मेरे पति घर आए तो फिर उन्हीं के इंतज़ार में जाग रही थी कि मेरी वजह से बेचारे इतने दुखी हो गए थे। मगर मैं हैरान जब हुई जब रजत ने एक शॉपिंग बैग मुझे दिया और मुझसे कहने लगे कि इस बैग को खोल कर देखो। मैंने जैसे ही शॉपिंग बैग को खोल कर देखा तो उसके अंदर वही साड़ी थी जो दोपहर मेरे पति घर से ले गए थे। वो मुझसे कहने लगे कि देखो, अब मैं तुम्हारे लिए इस साड़ी को बिल्कुल रेडी करवा कर लेकर आया हूँ। अब तुम इस साड़ी को आराम से पहन सकती हो। मेरे दिल में और चमकीली भड़कीली साड़ी को पहनने का गम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते थे। उन्होंने मेरी मोहब्बत में फ़ौरन ही उस साड़ी को तैयार करवा दिया और इसी मोहब्बत की खातिर मेरे पति मेरे लिए साड़ी लेकर आए और उसको तैयार भी करवा दिया। मैं मुस्कुरा दी और फिर मैंने रजत से कहा कि कल नहाकर पक्का पहन लूँगी। अरे कल नहीं, बल्कि संडे के दिन पहन लूँगी, क्योंकि संडे के दिन आपकी भी छुट्टी होती है। मगर रजत कहने लगे कि नए कपड़े पहनने में देर नहीं करनी चाहिए, बस तुम कल ही मुझे ये साड़ी पहनकर दिखाना और अब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मैं अपने पति की बात को मान गई थी और अगले ही दिन सुबह सवेरे नहाकर मैं चमकीली साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। मुझे इंतज़ार था कि कब मेरा पति मुझे देखकर मेरी तारीफ़ करेगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने मेरी तारीफ़ करना तो दूर की बात, एक नज़र भरकर मुझे देखा तक नहीं था। मैं हैरत में आ गई थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है जो इंसान इतनी चाहत से कपड़े लाए और उसे उन कपड़ों को पहनने की ज़िद करे और बाद में वो उसे नज़र उठाकर तक नहीं देखे। मैंने सारा दिन ये बात बर्दाश्त की, मगर फिर जब मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैं खुद ही उनके सामने जाकर खड़ी हो गई थी और पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ इस नई साड़ी में। मेरी बात पर वो बस एक नज़र देखकर कहने लगे कि हाँ, अच्छी लग रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे उनका मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो दिल ही टूट गया था। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करते हुए अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे रो रो कर शादी से पहले वाली अपनी ज़िंदगी याद आ रही थी, जहाँ पर मुझे इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। वहाँ सिर्फ मेरे कुछ हसीन सपने थे, मगर मैं नहीं जानती थी कि इन सपनों की हकीकत रजत जैसी होगी। मेरे माता पिता ने हमेशा ही मुझे सहारा दिया था। मेरे पिता एक कंपनी में काम किया करते थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी, तो खर्च की इतनी परेशानी नहीं थी। मेरे पिता की आमदनी भी बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए मेरे पिताजी ने हमेशा ही मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया था। अगर मैं उन्हें कहती कि मुझे किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दो तो वो दोनों फ़ौरन ही मेरी बात मान जाते थे। अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने मुझे अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन दिलवाया था और फिर बाद में अच्छी यूनिवर्सिटी में मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ था, तो इसीलिए मुझे दुनिया के हर फैशन का एक्सपीरियंस अच्छी तरह से था। मैं अगर साड़ी भी पहनती थी तो बहुत स्टाइल के साथ पहनती थी, मगर मैंने कभी हद से बढ़कर फ़ैशन नहीं किया था। वहीं मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़का मुझे बहुत पसंद करता था। वो मेरे पड़ोस में ही रहता था और मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो बेचारा हमेशा अपने प्यार का इजहार करता रहता था। मैं उसके सामने हमेशा नखरे दिखाती रहती थी। उसने मुझे कई बार प्रपोज़ किया, मगर मैं हमेशा ही उसे डांट दिया करती थी। यहाँ तक कि उस लड़के ने मेरे लिए रिश्ता भी भेजा था। जब उसने मेरे लिए रिश्ता भेजा था तो मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मेरे पिता इस रिश्ते के लिए फ़ौरन ही मान जाएंगे। मेरे पिता ने उस लड़की के रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था और ना ही मुझसे उसके बारे में कुछ पूछा था। मैं बहुत बेचैन हो रही थी कि मेरे पिता ने क्यों अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाद में मैंने उनसे खुद ही पूछ लिया था कि पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल का बेटा, उसने मेरे लिए रिश्ता भेजा था। फिर क्या सोचा आपने उसके बारे में? मेरे पिता ने मुझे ऐसी नज़र से देखा कि मुझे शर्मिंदगी होने लगी और मुझसे कहने लगे कि क्या तुम्हारे कहने पर उस लड़के ने रिश्ता घर भेजा था? पिताजी की इस एक बात ने मुझे अंदर से घायल कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता मुझे गलत समझ रहे थे। इस बात में मेरे माता पिता के सामने मेरी इमेज ख़राब कर दी थी। मैंने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं पिताजी, मुझे उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो मुझसे शादी करना चाहता है, वो ऐसा कह रहा था, तो बस मैंने उससे कह दिया कि अगर हिम्मत है तो मेरे घर रिश्ता भेज कर दिखाओ। इसलिए उसने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। ये बात सुनकर मेरे पिताजी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। मेरे पिताजी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा और कहने लगे कि मुझे पता था मेरी बेटी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो अपने माँ बाप की इज्जत का हमेशा ख्याल रखती है। चलो जवाब दे देंगे, जो भी हुआ
फिलहाल मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैं खामोशी से वहाँ से उठकर आ गई थी, मगर मेरे दिल में यही ख्याल चल रहा था कि वो बेचारा मेरे लिए कितनी मशक्क़त कर रहा है। अब अगर मेरे माता पिता मान जाएंगे तो मैं उससे शादी कर लूँगी। भले ही मैं उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझे उसकी ये हिम्मत बहुत पसंद आई थी कि उसने मेरे एक बार के चैलेंज देने पर ही मेरे घर रिश्ता भेज दिया था। इसका मतलब वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था। अगले दिन उस लड़के ने मुझे बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स हम दोनों की शादी के लिए राज़ी होते हुए लग रहे हैं। देख लेना, वो दोनों जल्दी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। मैं तो वैसे भी अपनी पढ़ाई में बिजी थी, इसलिए मुझे उस पर कम ही ध्यान देना पड़ रहा था। एक दिन वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, क्या हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचा? मैंने उसे उलझन में डाल दिया और कहा कि देखो, अब तुम्हारी किस्मत शायद चमक ही जाए। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो गया था और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और मैं शर्माती हुई उसके पास से चली गई थी। वो पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा था, मगर जब घर पहुंची तो मेरी सारी खुशी बेकार रह गई थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे पिता अपने दोस्त के घर गए हुए हैं, जबकि मैं चाहती थी कि मेरे पिताजी जल्द से जल्द उस रिश्ते के लिए हाँ कर दें। पिताजी शाम के टाइम जब अपने दोस्त के घर से वापस आए तो वापसी पर उनके साथ एक और आदमी और उनका बेटा भी था। पिताजी ने हम दोनों माँ बेटी को उनसे मिलवाने के बाद माँ से कुछ अकेले में बात करने के लिए चले गए। मैंने देखा कि मेरी माँ और पिताजी आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मेरी माँ इनकार करते हुए बार बार अपना सर हिलाए जा रही थी, जैसे वो किसी बात के लिए मना कर रही हो। और कुछ देर के बाद जब उन दोनों की बात पूरी हो गई तो मेरे पिताजी ने मुझे अकेले में बात करने के लिए बुलाया और मुझसे पूछा कि दिशा बेटी, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करूँगा तो वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। इस बात पर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। न जाने मेरे पिताजी मेरी ज़िंदगी का ऐसा कौन सा अहम फ़ैसला करने जा रहे थे। अगर मुझे पता होता कि वो फ़ैसला रजत के साथ शादी की हालत में मेरे सामने आ जाएगा तो मैं कभी भी इस शादी के लिए राज़ी न होती। वैसे भी शुरू शुरू में तो सब अच्छे ही होते हैं, शादी के बाद ही पता चलता है कि कौन कैसा होता है। उस टाइम मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं फैशनेबल और पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं अपने माता पिता को इनकार कर सकती थी। मैंने उस टाइम अपने पिता की बात मान ली थी और अपने पिता के फैसले को मंजूरी दे दी थी। जब मुझे एक और झटका लगा कि जब मेरे पिता ने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी 1 घंटे बाद ही मंदिर में हो रही है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। न जाने मेरे माता पिता को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों थी। अगर मुझे इस रिश्ते के लिए तैयार ही कर लिया था तो शादी करने में इतनी जल्दबाजी किस बात की थी। मेरे पिता अपने दोस्त के बेटे से मेरी शादी करना चाहते थे और 2 घंटे के बाद ही मेरा उसके साथ मंदिर में शादी करने का प्रोग्राम फिक्स हो गया था। मैंने अपनी इस जल्दबाजी की शादी पर एक्शन उठाना चाहा, लेकिन मेरे कुछ भी कहने का मेरे पिता पर कोई असर नहीं हुआ, जबकि मेरी माँ मेरी बात को समझ रही थी, मगर वो बेचारी मुझे तसल्ली देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन शादी से पहले मैंने एक सवाल अपने पिता से ज़रूर किया था कि आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि आप अपनी पढ़ी लिखी बेटी को इस गंवार आदमी के हाथों में सौंप रहे हो। जिस पर मेरे पिता कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ऐश करे। मेरे लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इंसान का अमीर होना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों भाइयों का अच्छा काम है और इनके पास ज़मीन जायदाद बहुत कुछ है। ऊपर से मेरी इस दोस्त का मुझ पर बहुत एहसान रहा है। मेरे पिता के मरने के बाद इसने मुझे अपना भाई बनाकर मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा था। बस मेरे दोस्त ने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है, इसलिए मैं इस रिश्ते से अपने दोस्त को इनकार भी नहीं कर सकता। मुझे पता है कि मेरी बेटी अपने पिता का हर फैसला अपनी सराखों पर रखती है, इसलिए मेरी बेटी कभी भी मेरी बात को टाल नहीं सकती। रही पढ़ाई लिखाई की बात, तो वो इतना भी जाहिल नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। बाकी अब यही तुम्हारा भाग्य है। बेटी, जितना जल्दी हो सके इसे एक्सेप्ट कर लो। मैं इतनी ज़्यादा हैरान थी कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने पापा से कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बस अब क्योंकि 2 घंटे बाद मेरी शादी होने वाली थी, इसलिए बहस करना फिजूल था। शादी के बाद मेरे पिता ने मुझे मेरी ससुराल विदा करके भेज दिया। उस टाइम मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि दिशा, अब जो कुछ भी हो चुका है उसे एक्सेप्ट कर लो। अब बेवजह की ज़िद मत करना और हमेशा अपने पति का ख्याल रखना। ससुराल में जाकर मुझे कोई बात सुनने को न मिले। अपने पति से कभी भी नफरत मत करना। घर एक बार बनाया जाता है, बार बार नहीं बनता। ये तो मुझे भी पता था कि अब जो हो चुका है वो मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। रही बात उस लड़के की, तो मैंने कभी भी अपनी तरफ से उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी। वो जो कर रहा था अपनी तरफ से कर रहा था। मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी नहीं किया था। हाँ, बस उसे इतना ज़रूर कह दिया था कि अगर हिम्मत है तो मेरे घर रिश्ता भेज कर दिखाओ,
क्योंकि मेरे पास ये फालतू बातों का टाइम नहीं था कि मैं उससे फ़ोन पर बातें करूं और कभी कभी मिलने जाया करूं। मुझे लगा था कि उस लड़के की तरह मेरा पति हमेशा मेरी कदर करेगा। ये सब मेरे लिए जितना आसान लग रहा था उतना ही मुश्किल था। मेरा पति मुझे शादी करके अपने घर ज़रूर ले आया था, लेकिन वो बहुत ही एहसान फरामोश था। सारा दिन अपने कामों में बिजी रहता था और अगर कोई काम की बात होती तो कर लिया करता था। मेरी सास तो अच्छी औरत थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और अक्सर रजत को भी डांट देती थी कि तुम अपनी पत्नी को बाहर घुमाने नहीं लेकर जाते, उससे बातें नहीं करते। और सास के अलावा घर में जेठानी भी थी, वो भी बस मेरे साथ ठीक ठाक ही थी। मतलब ससुराल तो मुझे अच्छा मिला था, मगर पति ऐसा मिला था जिसके पास हर काम के लिए टाइम होता था। उसके पास सिर्फ मेरे लिए ही टाइम नहीं होता था। शादी के पहले ही दिन से ही मेरे पति ने मुझसे कह दिया था कि मेरी भाभी और माँ का तुम्हें बहुत ख्याल रखना है, और मैं अपनी भाभी की अपनी माँ की तरह इज्जत करता हूँ, तो इसलिए मैं उन्हें अपनी माँ ही समझता हूँ। और अगर जिस दिन तुमने मेरी भाभी के साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी करने की कोशिश की तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। और वैसे भी कुछ दिन के बाद भाभी भैया के पास जाने वाली हैं, इसलिए तुम उनके साथ इज्जत से पेश आना। उसी दिन से मेरे दिल में मेरी जेठानी के लिए दरार पैदा हो गई थी और मैंने सोचा कि जिस औरत का पति उससे इतने सालों से दूर रहा है तो वो अब क्यों अपनी पत्नी को अपने पास बुलाएगा। मुझे अपने पति पर गुस्से के साथ साथ हंसी भी आ रही थी, मगर मेरी हैरत और खुशी का पता तो उस दिन चला जब शादी के कुछ दिनों के बाद ही मेरी जेठानी अपने पति के पास चली गई थी। यानी मेरे अंदर मेरी जेठानी को लेकर जितनी भी चिढ़ और नफरत थी वो एकदम से ही ख़त्म हो चुकी थी। उनके जाने के बाद मुझे घर में अजीब अजीब सा लगने लगा था। ऐसा लगता जैसे इस घर में कुछ अजीब हो रहा है, कुछ अनहोना सा हो रहा है, ऐसा जो हमारी जिंदगियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे अंदर बचपन से ही आदत थी कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला होता या मेरे आसपास कुछ ऐसा हो रहा होता जो ठीक नहीं है, मुझे उसका अंदेशा पहले से ही होने लगता था। मुझे इंसानों से एक दो बार मिलकर ही पता चल जाता था कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मगर अजीब बात तो ये थी कि अपने ससुराल वालों में से मुझे अपनी सास और अपनी जेठानी से मिलकर ऐसा वैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। मैं खुश थी, मगर जब जब मेरे पति से सामना होता तो मुझे यही लगता कि ऐसे इंसान से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अब मेरी ज़िंदगी में कुछ अनहोनी सी होने वाली है। जबकि रजत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते थे, वो बस सीरियस रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हर टाइम उन्हें देखकर यही लगता रहता था कि जैसे कुछ तो बुरा होने वाला है और मुझे भी जानबूझकर इस बुरे खेल का हिस्सा बना दिया गया है। मगर मैं चाहने के बावजूद भी अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी कि आखिर क्या हो सकता है। फिर मैंने बातों ही बातों में अपनी सास से बहुत कुछ उगलवाने की कोशिश की, मगर मेरी सास बहुत ही सीधी औरत थी, बहुत मासूम। वो बस मेरे ख्याल में ही कमज़ोर होती चली जा रही थी। ऐसा लगता था कि बड़ी बहू से ज़्यादा उन्हें मेरी फ़िक्र रहती है। उन्हें भी अपने बेटे की हरकतों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। माँ जैसी भी हो, लेकिन अपने बेटे को बुरा नहीं कह सकती थी। ये सब मेरी जेठानी के जाने के बाद से ही शुरू हुआ था। जब से वो इस घर से गई थी, मेरा दिल चाहता था कि मैं भी इस घर से दूर भाग जाऊं, किसी वीराने में चली जाऊं, मगर ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। माँ के कहने के मुताबिक मुझे यहीं पर रहना था, फिर चाहे कुछ भी होता। और अब जब रजत के कहने पर मैंने नई साड़ी पहनी और उन्होंने मुझे देखना तक पसंद नहीं किया तो एकदम से मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा था शायद अब रजत मुझ में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, मगर ऐसा नहीं था। मैंने कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, मगर रजत को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं भी सैड हो गई थी और मैंने समझौता कर लिया था कि यही अब मेरी ज़िंदगी है और मुझे इसी तरह से गुजारनी है। मगर हैरत की बात तो ये, क्योंकि अगले ही दिन मेरे पति फिर मेरे लिए एक नई साड़ी लेकर आए जो कि पहले की जैसे ही भड़कीली और चमकीली थी। मैंने हैरत से अपने पति से पूछा कि आप ये क्यों लेकर आए हो, तो वो कहने लगे कि बस मेरा दिल करता है कि अपनी पत्नी को बना सवरा देखूं। मैंने अपने पति से उन्हीं की शिकायत की कि पहले भी जब मैंने आपके कहने पर नई साड़ी पहनी थी तो आपने मुझे देखना तक पसंद नहीं किया था, फिर अब क्या हुआ। इस पर वो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि वैसे ही तंग कर रहा था तुम्हें, चलो कल अच्छी तरह से तैयार रहना। मैं भी खुश हो गई थी और दूसरे दिन फ्रेश होकर नई साड़ी पहन ली। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं दिल लगाकर तैयार हुई थी, मगर जब कपड़े पहने तो उनमें से न जाने किस तरह की गंदी गंदी बदबू आ रही थी। मैंने कपड़ों को गौर से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की उतरन थे। मुझे उस साड़ी से बहुत घिन महसूस हो रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि ये कैसे कपड़े उठाकर लाए हो, तो मेरे पति हिचकिचाते हुए मुझसे कहने लगे कि ये साड़ी मैं किसी बड़े मॉल से नहीं बल्कि एक छोटी सी दुकान से ही लेकर आया हूँ।
दुकान पर तो ऐसे ही कपड़े मिलते हैं, और ये जो तुम बदबू की बात कर रही हो सकता है तुम्हें वो बदबू कहीं और से आ रही हो। मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी, मगर मैं बिल्कुल भी उनकी बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। रजत कहने लगे कि क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती हो? मैंने चुपचाप वो साड़ी पहन ली। इस बार रजत ने मेरी तारीफ भी की। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार इस साड़ी से मुझे इरिटेशन फील हो रही थी। अब हर संडे मेरा पति ऐसा ही करने लगा था। हर संडे के दिन वो मुझे एक चमकीली सी साड़ी लाकर देते थे और उसको पहनने के लिए कहते थे, जो मुझे पहननी पड़ती थी। अपने पति के कहने की खातिर मुझे हर वो काम करना पड़ता था जो मेरे पति मुझसे कहते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। मेरे पति ने मुझे एक बहुत खूबसूरत लहंगा लाकर दिया। ये लहंगा भी बहुत चमकीला था और उन साड़ियों से बिल्कुल अलग था जो वो लेकर आते थे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि हर हाल में तुम्हें ये लहंगा पहनना ही पहनना है। मैंने उनसे हैरानी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? मैंने अपने पति से कहा कि साड़ी पहनना एक अलग बात है, लेकिन ये लहंगा मैं बेवजह ऐसे घर में नहीं पहन सकती। किसी अच्छे मौके पर मैं लहंगा पहन लूँगी। मगर मेरे पति कहने लगे कि तुम बिन मौके के नहीं पहन सकती, लेकिन मेरी खातिर कल तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। बस कल वादा करो कि तुम ये लहंगा पहनोगी, फिर मैं तुम्हें एक बात बताऊँगा। मेरे पति ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मैंने अपने पति से वादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर हाल में कल यही लहंगा पहनूंगी। उसके बाद मेरे पति अफसोस में आकर कहने लगे कि दिशा, मुझे माफ़ कर देना। आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने अपने पति से कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं? रजत कहने लगे, क्योंकि कल मैं मर जाऊंगा, इसलिए तुम्हारी तरफ से मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और मैं तुमसे पहले ही माफ़ी मांग कर जाना चाहता हूँ। मुझे लगा मेरे पति मजाक कर रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी मौत के बारे में इंसान को पहले ही पता चल जाए? मैंने अपने पति से कहा कि आप मजाक तो अच्छा कर लिया करो, और ये कहकर मैं वहाँ से चली गई थी। एक तरह से मैंने अपने पति के सामने अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर दिया था। उसके थोड़ी देर के बाद मेरे पति ने ना मुझे बुलाया और ना ही मुझे मनाने की कोशिश की। उस समय मैं भी अपने कमरे में लेटी हुई रोती रही और ना जाने कब रोते रोते मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मगर मेरी जेठानी की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि मेरी जेठानी और मेरी नंद आपस में खड़ी हुई गले मिलकर खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। और जब मैंने अपने पति की तरफ देखा तो वो न जाने रात के किस टाइम पर इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके थे। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। बेशक मुझे अपने पति से मोहब्बत नहीं थी, मगर वो मेरे पति थे, मेरे हमसफ़र थे, जिनके घर में मुझे सहारा मिला था। ऊपर से रात को उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा था वो दोबारा से मेरे दिमाग में आने लगा था। आखिर ऐसे कैसे कोई मर सकता है जिसे पहले से ही अपनी मौत के बारे में पता हो? बस यही बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं चाहकर भी इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। इस टाइम मेरे दिमाग में मेरे पति की आखिरी ख्वाहिश आई तो मैंने वही लहंगा पहन लिया और दुल्हन बनकर तैयार हो गई। मगर मेरे दुल्हन बनने की देर थी कि औरतों ने मुझे ताने मारना शुरू कर दिया था। मेरे मौत के पति के बारे में सुनकर घर में सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और अपने पति की अर्थी के सामने मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरी सास और जेठानी भी मुझे बहुत बुरा भला कह रही थी, मुझे कोस रही थी। उन दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी कि तुम यही चाहती थी कि मेरा देवर मर जाए और तुम्हें आज़ादी मिल जाए। देखो अब मेरा देवर मर गया है, अब तुम यहाँ क्यों बैठी हो? दुल्हन बनी हो तो बाहर जाकर अपने शौक पूरे करो। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी और खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी, मगर मेरे पास एक बात का भी जवाब नहीं था। मैं घर से निकल गई। जैसे ही घर से निकली और थोड़ी दूर जाकर मुझे अपने लहंगे में कुछ चुभता हुआ महसूस होने लगा था। मैंने जब देखा कि आखिर क्या चुभ रहा है तो मेरी जान निकल गई और वापस मैं पलटी ताकि जल्द से जल्द जाकर अपनी सास को अपनी जेठानी की हकीकत बता सकूं। तभी अचानक एक कार मेरे सामने आई और मुझे टक्कर मारकर चली गई, जिससे मैं ज़मीन पर पेट के बल गिर गई। सड़क के लोग ही मुझे उठाकर डॉक्टर के यहाँ ले गए थे। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, मगर डॉक्टर ने खबर सुनाई जिसे सुनकर मेरी दुनिया ही बदल गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी और गिरने की वजह से मेरे पेट में बुरी तरह से चोट लग गई, जिससे मेरा मिसकैरेज हो गया। लेकिन अभी इस टाइम पर रोने के बजाय मुझे घर जाकर अपनी जेठानी की हकीकत बतानी थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पति की अर्थी को लोग उठा रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया और अपनी जेठानी से कहा कि मेरे पति की जान तुम्हारी वजह से गई है। वो हैरानी से कहने लगी कि मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। फिर मैंने उनके सामने वो कागज़ निकाला जो लहंगे में खुफिया तौर पर छुपाया गया था।
उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लहंगे पर काला जादू का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस लड़की को भी ये पहनाया जाएगा वो ये लहंगा ना पहने, क्योंकि इसको पहनने से उसकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो सकती है। हम मजबूर हैं, मगर खुफिया तौर पर इस लड़की की मदद कर रहे हैं। ये लहंगा मेरे पति ने मेरे लिए बनवाया था ताकि वो मेरी प्रेगनेंसी को ख़त्म करवा सकें और मेरे बच्चे को अपनी भाभी की गोद में डाल सकें। काले जादू से अपने पत्नी का बच्चा किसी और की कोख में डलवाना इतना ज़्यादा मुसीबत भरा काम था कि इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। ये सुनकर मेरी जेठानी फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मेरे पति अपने भैया भाभी से बहुत प्यार करते थे और उनको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहते थे। उनके भैया भाभी में औलाद की वजह से हमेशा आपस में लड़ाई झगड़े रहा करते थे। इसलिए उन्होंने मुझे और अपने आप को इस चीज़ का शिकार बनाकर अपने भैया भाभी की मदद करने की कोशिश की थी। वो अपने भैया भाभी से बहुत प्यार किया करते थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को काला जादू का निशाना बनाया और उनको अपनी भाभी की कोख में डलवा दिया। साथ ही साथ अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। मेरे पति अपने भैया भाभी की वजह से इन कामों में पड़ गए थे। उनकी मौत काले जादू की वजह से हुई थी, लेकिन मेरा मिसकैरेज होना एक हादसा था। बच्चा तो ख़त्म हो चुका था, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। मेरे पति ने अपनी जान गंवा दी थी और मेरे बच्चे की भी जान चली गई थी। अब मैं उस घर को छोड़कर चली आई हूँ, क्योंकि मेरे पति ने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हमेशा ही उन्हें अपनी भाभी की फिक्र रहती थी। इस काले जादू की वजह से मेरे पति की जान जा चुकी थी। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ईश्वर की देन के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना किया करें। वो जो करता है टाइम पर करता है, समय पर किया हुआ काम हमेशा अच्छा रहता है। इसलिए अपनी तरफ से काले जादू जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को दांव पर ना लगाएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।